जिन अभ्यर्थी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ है वो एकदम बेचैन है। बेचैन क्यों ना हो, क्योंकि लगातार मेहनत किए हैं, जब प्रतिफल की बारी आई उनको लगता है कि मेरे साथ भी सैकड़ों कॉल इस तरह के आए होंगे कि सर कट ऑफ 71 गया, हमको 73 मार्क्स है, कट ऑफ 75 गया, हमको 76 मार्क्स है, फिर भी हमारा क्यों नहीं फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे कॉल लगातार आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहली बात कि कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। ये प्रॉब्लम तभी 100% आपका दूर होगा। ये बात तो आप कर रहे हैं कि हम मिलाए तो हमको इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन मिलाना तब सार्थक होगा जब ओएमआर जारी कर दिया जाएगा। उससे जब आप मैच कराएंगे तब देखेंगे कि वास्तविक में कितना मार्क्स आ रहा है, तब 100% आपका बोलना सार्थक होगा कि 71 हमारा कट ऑफ गया, 72 है तो हमारा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कई बार टेक्निकली देखा जाता है कि जब आप रंगते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अलग तरह का प्रेशर रहता है, कब गलती से बी के बदले सी रंग देते हैं, डी के बदले ई रंग देते हैं, कई बार होता है कि आपको पता नहीं चलता है। कई बार एक सीरीज गलती होता है तो लगातार 8-10 क्वेश्चन भी गलती होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में आपको डाउट होता है कि हमने तो इतना क्वेश्चन सही किया, ये 10 मार्क्स का मार्जिन कहां से आ गया। तो ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को मेरा ये कहना है कि पहले ओएमआर जारी होने दीजिए। अब ये पहल आप ये कीजिए ओएमआर कितनी जल्दी जारी हो, हाँ तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो ओएमआर जैसे ही जारी होगा तब उसके बाद आप मैच कराइएगा। अगर तब इसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो आप आयोग से इस बात को आयोग के समक्ष रखिएगा, और नहीं तो उसके बाद तो बहुत सारा उपाय है, बहुत सारा उपाय है उसके बाद। सर एक नोटिस आता है, अभ्यर्थी ये भी प्रश्न कर रहे थे, बहुत लोगों को डिवाइड कर दिया गया, यानी परीक्षा से बैन कर दिया गया, जो उस बार पिछला बार के उन लोग अभ्यर्थी भी डर रहे हैं कि हम लोग आवाज कैसे उठाएं, प्रश्न कैसे पूछे, हम लोग को कर दिया जा रहा है 3 साल के लिए बैन, 2 साल के लिए, ये एक समस्या हो रहा है। ये तो बहुत जगह है कि सार्थक पहल है और बहुत जगह एकदम निरर्थक पहल है। अगर कहीं पर हमको कंफ्यूजन है और क्यों नहीं हम अपनी बात को रखेंगे, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात सही तरीके से रखने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे में अगर आयोग इस तरह की पहल करती है तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। उसका आप सार्थक जवाब दें अपने वकील से या उस तरह के माध्यम से, एकदम उसको समझा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज का कट ऑफ देखे, आप भी कट ऑफ घोषित किए थे, बहुत लोग ये कह रहे थे कि कट ऑफ नहीं घोषित किया जा रहा, लेकिन जो भी कट ऑफ आप एक संतुलित ढंग से, संतुलित करने का अर्थ जो अभ्यर्थी बताए थे, जो अपना बताए थे कितना अंक आ रहा है, पोल किए थे, उसके अनुसार किया गया था, कुछ सही हो रहा है। जैसे कट ऑफ पहले भी हम चर्चा किए कि कई बातों पर निर्भर करती है। अभी जैसे आप देखेंगे कि 9th-10th एसएसटी का कट ऑफ मेरे सामने रखा हुआ है और 11th-12th हिंदी का कट ऑफ मेरे सामने रखा हुआ है, ज्योग्राफी 11th-12th का कट ऑफ रखा हुआ है और हमने जो कट ऑफ जारी किया था वो रखा हुआ है। तो कट ऑफ पर दावेदारी मेरे ख्याल से एकदम उचित नहीं है। ये अपना अनुभव की बात रहती है कि किस हिसाब से आप कट ऑफ तैयार करते हैं, जो कि कट ऑफ आपका मैक्सिमम संतुष्ट करता है या मैक्सिमम नजदीक तक पहुंचता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं हम कट ऑफ दे देंगे तो 100% वो सही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका अनुभव कितना है ये इस चीज को दर्शाता है। तो कई सब्जेक्ट में मेरा कट ऑफ गलत भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम में कट ऑफ आपका एग्जैक्ट किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की बात हम करते हैं, आज आप देख रहे हैं कि एसएसटी का 9th-10th का कट ऑफ जारी किया गया है। आप देखें कि यूआर का कट ऑफ 83 है। अब ये देखिए मेरा ये पहले का कट ऑफ बनाया गया है। यूआर मेल का कितना कट ऑफ है, 83 से 85, इसका लोअर लिमिट 83 से 85 हम दिए हैं, यहाँ पर 83 आपका कट ऑफ है। यूआर फीमेल का देखिए 75 से 77 हम दिए हैं, 73 से 75, यहाँ कितना गया 76 गया, 1 मार्क्स का मार्जिन रहा है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 78 कट ऑफ गया है आयोग के द्वारा और हमने 77 कट ऑफ दिया है, 1 मार्क्स का यहाँ पे मार्जिन रहा। तो इसके अलावा आप देखें ईडब्ल्यूएस फीमेल का 71 कट ऑफ दिया, यहाँ 72 कट ऑफ रहा है। एससी में देखिए 68 कट ऑफ, हमने 68 से 70 दिया है, एकदम एग्जैक्ट मैच किया है। एससी फीमेल में देखिए हम 62 दिए हैं, यहाँ 60 कट ऑफ आया है। तो लगभग आपका ईबीसी में देख लीजिए, तो ईबीसी में भी 69 लगभग 77 है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्जिन, तो मतलब कट ऑफ लगभग आपका रीचेबल है। एक बार आयोग के द्वारा भी सर्वे कराया गया था, तो वहां पॉइंट से हुआ था, आप सर्वे कराए तो 1 अंक से हुआ था, ये अंक से। अब जैसे और दूसरे पेपर की हम बात करें तो थोड़ा सा और बातें समझ में आएगी। जैसे कि ये कट ऑफ आपका 1 मिनट, ये कट ऑफ हिंदी का 11th-12th का जारी किया गया है। अब देखिए हिंदी का कट ऑफ यूआर का हम दिए थे 70 से 72, आपका कितना आया है 72 कट ऑफ आया है, तो लगभग ये आपको मैच किया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का देखिए 65 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का हमने 63 दिया था, 2 नंबर यहाँ पर आपका कम हो गया। तो इसी तरीके से बीसी का देखिए 65 है, तो हमने बीसी का 63 से 65 दिया था, तो 100% मैच है। तो इसी तरीके से अब ज्योग्राफी का अगर हम बात करेंगे, इसमें ज्योग्राफी का कट ऑफ का, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ज्योग्राफी का कट ऑफ हमने क्या दिया, क्या रहा। ज्योग्राफी का कट ऑफ आप देख लीजिए, ज्योग्राफी का कट ऑफ यहाँ यूआर में 68 है, हमने 66 से 68 दिया है। आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस फीमेल में 59 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 55, लगभग 1 नंबर का मार्जिन रहा। हाँ, तो लगभग 1 नंबर का मार्जिन, तो ऐसे ही होता है। तो लगभग कट ऑफ समकक्ष है। तो ये तो अब कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहा, तो सबका रिजल्ट आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक दो प्रश्न है अभ्यर्थी का, अब ये सोच रहे हैं जिस तरीके से बताया भी जा रहा है, अतुल सर ट्वीट भी किए कि आपका रिजल्ट यदि संभावित है कि कोई अपर में आ सकता है, यानी 11th-12th या जो सब्जेक्ट का भी नहीं दिया गया उसमें आ सकता है, तो आप वेट कर सकते हैं, जब रिजल्ट सब आ जाएगा उसके बाद ही आप जाएं काउंसलिंग या वेरिफिकेशन कराने। तो उसमें तो वो किसी एक सीट पर जाएंगे, एक सीट पर उनको करना है, तो इस बार तो ज्यादा सीट खाली रह सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज्यादा आ सकता है। जैसे कि अभी आपको मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, ओटीपी वहां पर आता है वेरिफिकेशन में। तो अगर आप एक बार वेरिफिकेशन करवा लिए, ओटीपी जनरेट हो गया, तो वहां आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद फिर वेरिफिकेशन में आप जाइएगा तो ऑलरेडी वेरीफाइड लिखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में वहां कहा भी जा रहा है कि अगर आपका अवेटिंग रिजल्ट है, रिजल्ट अगर अभी नहीं आया, जैसे 9th-10th मैथ का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, किसी का 6 to 8 मैथ में हो गया है, उसको लग रहा है कि कहीं 9th-10th मैथ में भी हमारा हो जाए या हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में उन छात्रों से मेरा भी आग्रह होगा, अभी आप वेट कर लें। अभी आप 30-31 तारीख तक आपका चलेगा वेरिफिकेशन, प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में भी वेरीफाई कर, तो आप निश्चित रूप से अपर लेवल का जो रिजल्ट होगा वहीं पर आप वेरिफिकेशन करवा करके आप ज्वाइन करें। लोअर लेवल का सीट क्यों डिस्टर्ब कीजिएगा, या लोअर लेवल में आप क्यों जाइएगा, सीधी सी बात है। तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि आयोग की इस तरह से आयोग करना चाह रही है कि एक ही जगह वेरिफिकेशन करने वाली बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे जो सीट वैकेंट होगा, वास्तव में सभी को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल किया जाएगा और किया जाना चाहिए। अगर किया जाएगा तो कम से कम 10 से 15 हजार स्टूडेंट को, उससे ज्यादा स्टूडेंट को फायदा होगा। क्योंकि आप 6 to 8 की बात ले लीजिए, 6 to 8 का लगभग 50% स्टूडेंट या उससे भी ज्यादा 9th-10th में भी है और 11th-12th में भी है, और 30% ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट तीनों जगह होगा, 30% से ज्यादा तीनों जगह होगा। तो आप जोड़ लीजिए कि 30% 10,000 से ऊपर चला गया सीट, तो 9th-10th में और 11th-12th में भी इस तरह के कॉमन कैंडिडेट होंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले कैंडिडेट होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर अमल किया जाएगा तो बहुत छात्रों को राहत हो सकती है। सर एक दो महिलाएं कमेंट कर रही थी, बहुत सारी महिला, एक दो नहीं, ये उनका प्रश्न था कि कई सब्जेक्ट में महिला का ज्यादा हो गया, कई सब्जेक्ट में महिला का बराबर हो गया, ये उन लोगों का अभ्यर्थी का कहना है। आप भी कट ऑफ देखे होगा, क्या ये संभव लग रहा है? देखिए आयोग को आगे बढ़ करके इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है। इसके बाद टीजीटी पीजीटी में 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है। तो ऐसी परिस्थिति में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो 50% और 35% दिया गया है, तो क्या उतना फुलफिल हो रहा है? अभी आप देखेंगे, कल एक वीडियो हम बनाएंगे आप ही के माध्यम से, उसमें वैकेंसी कितनी है, रिजल्ट कितना दिया गया है। कई सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी से कम रिजल्ट दिया गया, ऐसा क्यों? क्या स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए या दूसरा क्या कारण हो सकता है? आयोग को एकदम स्पष्ट रूप से इसका जवाब देना चाहिए और अभ्यर्थी इस जवाब का इंतजार कर रही है। क्योंकि जिन अभ्यर्थी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ है वो एकदम बेचैन है। बेचैन क्यों ना हो, क्योंकि लगातार मेहनत किए हैं, जब प्रतिफल की बारी आई
उनको लगता है कि मेरे साथ उचित न्याय हुआ, नहीं हुआ, कुछ सीटें कम रिजल्ट दिया गया है, तो यहाँ पर उनको स्पष्ट करनी चाहिए और इस बात को तो एकदम स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर दोनों का कट ऑफ बराबर कैसे जा रहा है, मेल और फीमेल का, या एक अंक मात्र कैसे कम? जो भी है इस तरह का कंडीशन, या कई जगह महिलाओं का कट ऑफ ज्यादा बताया गया है पुरुष से, तो इस तरह की परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है, ये समझ से परे है, या हो सकता है मेरा समझ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो, मेरा समझने का शक्ति वहां तक नहीं हो, तो जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आयोग को ये बातें स्पष्ट करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जिससे कि पारदर्शिता और बढ़ पाए। सर, अब मात्र एक दो रिजल्ट रुका हुआ है, जिस तरीके से अभ्यर्थी जो दिया अपना मिला लिए, अब तो शायद है जिनका नहीं आया वो भी टेंशन में है, जिनका आ गया वो तो ठीक है, वो सोच रहे हैं काउंसलिंग कराएंगे, सीट भी खाली रह सकता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा जिस तरीके से पिछला बार दिया गया। लेकिन सर अब अभ्यर्थी क्या करे, क्योंकि सीट कम रहता है, छात्र ज्यादा रहते हैं, तो रिजल्ट बहुत स्वाभाविक है, जितना सीट रहेगा उतना ही आएगा। उन अभ्यर्थी को क्या आप कहिए? सबसे पहले तो हमको उन्हीं अभ्यर्थियों के पक्ष में अपनी बातें रखनी चाहिए थी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। जिनका रिजल्ट हुआ है उनको तो ढेर सारी बधाई अपनी नई पारी के लिए, और जीवन उनकी निश्चित रूप से खुशियों से भरेगी और माँ बाप को भी बहुत राहत फील कर रहे होंगे। अगर उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जिन छात्रों का चयन कुछ मार्क्स से छूट गया, नहीं हो पाया, तो उन छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है और इसको नेगेटिव वे में भी नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है, बल्कि इस पहले तो खुद का एवल्यूशन करना है, सेल्फ एवल्यूशन कि आखिर कहां कमी रही जिसके वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि कई सारे कारण हैं। कई बार आप देखेंगे कि अभ्यर्थी बताते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पता नहीं हमको क्या हो जाता है, मेरा मानसिक संतुलन अलग हो जाता है, जिसके कारण 2-4-5 गलती हम ज्यादा कर बैठते हैं। यहाँ अगर एक गलती जान करके आप कर दिए तो उसका कोई उपाय नहीं, आप बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इन सब गलतियों पर फोकस करना होगा, या कोई सब्जेक्ट में कमी की वजह से मार्क्स वहां पर आपका कम आया है तो उस सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। टीआरई 3.0 अगस्त में गारंटेड है कि आपका वैकेंसी आएगा अगस्त में, तो और उसके बाद अगस्त में आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन होना है, इसलिए 8 महीना लगभग आपके पास समय है। तो अगर संभव है तो अभी से एकदम पूरा जी जान आप लगा दीजिए, एक सीट अपना पक्का करने की कोशिश कीजिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि कर्म की प्रधानता होती है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार आपका श्योर होगा। कहते भी हैं कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर अड़ा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। इसलिए पिछली बार की कमी को देख करके हिम्मत अपना नहीं हारना है, बल्कि एक नए जोश खरोश के साथ, नए उमंग के साथ फिर उठ के खड़ा होना है और एक स्थान अपना सुनिश्चित करना है। जहां तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी ये चीज मेंटेन कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छी अपनी बुक आई है, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 7 वॉल्यूम में अलग अलग, उसमें 6ठा से लेकर 12वां तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी का पूरा निचोड़, पतली सी बुक है। आप रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का ही, तो वहां से आप जाकर के ले लें। क्लास नोट्स, पहले क्लास नोट्स के लिए उसको हम रखे थे, लेकिन बाद में बुक का सेट दे दिए हैं। इस बार 80% का लगभग क्वेश्चन उस बुक से आया है, आप भी देखें उस बुक को। तो जिन छात्रों को लगे तो घर पर सेल्फ स्टडी करना है, उस बुक को जरूर अपने पास रखिए। पहले आप जाकर बुक स्टॉल में उसके कंटेंट को देखिए, अच्छा लगेगा तो लीजिए। हम प्रचार करने वाली बात नहीं है, जो हम खुद तैयार किए हैं उससे रिलेटेड तो हम बोल ही सकते हैं, बता सकते हैं उसमें क्या है। इसके अलावा 5 तारीख से हमारा 5 जनवरी से स्पेशल स्टेट के लिए भी और टीआरई 3.0 के लिए भी अलग अलग पेपर की बैचेज स्टार्ट होने वाली है, जो ऑनलाइन जो दूर में रहते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर देख सकते हैं। हम ना सीटेट फेल वाले को आपने ज्वाइन कराया, एसटीटी का डिग्री उनके पास ज्वाइन कराया, बीसीए, एमसीए, एमटेक कई सारी नियम बना करके हैं। और फिर मामले को लटकाया। आप देखिएगा जितने भी शिक्षक संघ के नेता है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो चाहे जेडीयू के भी हो, वो सबके मन में एक सवाल है कि आखिर बिहार सरकार क्यों अगर बहाली हो रही है, सरकार में बैठे हैं उनके दिमाग में भी है कि आखिर कब नीतीश कुमार राजनीति में दर्जा देंगे। तो बैठे सामने उनके दिमाग में भी है, उनके दिमाग में भी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम परीक्षा में बैठ के पास कर जाएंगे, तो कहने का मतलब राष्ट्र सरकार तो यही ना करेगी कि हम 1 लाख 20,000 को नौकरी देंगे, लेकिन नियोजित वाले को बैठाएंगे। और रही बात नियोजित वाले बैठेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, ऑब्वियस बात को पास करेंगे परीक्षा। लेकिन इतना जरूर है कि नए लोगों को रोजगार के जो अवसर है वो निश्चित रूप से कम हुए हैं, नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ज्यादातर नियोजित वाले और जो डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद दूसरे प्रदेश के लोग, जिसका भी पहले आंकड़ा तो मात्र 14% दूसरे राज्य के लोग आए। तो आज भी वही मामला है। और सेकंड फेज की बहाली में कई ऐसे मामले हैं, कटअफ को लेकर जो हाई दबाव बचा है, निश्चित रूप से कटअफ आज ठंडा के दिन में कटअफ आसमान को छू गया, यानी पसीना गर्मी जो जिसको बोलते हैं छुड़ा दिया पसीना। अरे पहले हम देखते थे 45-42 पर लोग पास कर जाते थे, और आज हर एक कैटेगरी का कटअफ जो है 75 के ऊपर चला गया। पेपर का सेट किया गया होगा इसलिए नहीं कई मामले हैं पेपर सेट। हम ये नहीं करेंगे कटअफ ऊपर जाना है नीचे जाना, सीधे सीधे कहा जाए रिजर्वेशन जो है आरक्षण का लाभ कई मामलों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, सिर्फ बिहार के महिलाओं को ओपन कर दिया गया। इसी के दूसरे प्रदेश के महिला भी आई, उसका लाभ मिला। कटअफ हाई होने के दूसरे कारण ये भी है, जहां तक मैं समझता हूं कि जो भाषा का पेपर था उसमें आपने जीरो कर दिया, जो इतना रगड़ के पढ़े कि हिंदी 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 मार्क्स लाएंगे, टीचर बनेंगे और जीरो कर दिया। तो यही बात तो पहले फेज की बात में अगर आपने उनका समय के ऊपर बात किया, प्रथम फेज की बात में हिंदी की अनुमति सही थी, सेकंड फेज की बात में समाप्त हो गई। इसके पीछे कई कारण है, अब्दुल प्रसाद जी कई मामलों के जवाब नहीं दे पाए। अगर कहेंगे हिंदी वाले में तो आप ही तो कहते हैं कि बेहतर भाषा का इंग्लिश अंग्रेजी या जो भी उसको जानकारी होना चाहिए, तो क्या सेकंड फेज की बात में जानकारी नहीं होना चाहिए? तो कैसे आप शिक्षक बात करेंगे? अच्छा टीआरई 2.0 का रिजल्ट इतना जल्दी आ गया, फिर आंसर की भी जारी कर दिया गया था उस दिन, फिर भी लोग नाराज क्यों रहते हैं अब्दुल प्रसाद? देखिए अब्दुल प्रसाद जी कई मामलों में हम उनको स्वागत करते हैं, लेकिन सेकंड फेज की बहाली में जो हाई कटअफ गया है उसके पीछे रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया है। महिलाओं को दोहरा रिजर्वेशन, एक 50% जो ओपन है उसमें 35% आरक्षण, तो बिहार के महिलाओं को न मिलते हुए उसको भी ओपन किया गया, दूसरे प्रदेश के महिला का है। तो हम ये नहीं करेंगे, इतना जरूर है कि बिहार के कई मामलों में कहा जाए तो कटअफ का हाई गया, प्रथम फेज की बात सेकंड फेज की बहाली में निश्चित रूप से कटअफ हाई गया। तो आप परीक्षार्थी कहेंगे और परीक्षार्थी जाएंगे भी बीपीएससी के, कई हजारों लोग गए हैं, ऐसा नहीं कि वो आपसे डर रहे हैं और आप कह रहे हैं 44 से आपने कहा था कि नहीं हमने कहा था कि कोई जा नहीं सकता, इसका ये मतलब थोड़ी है कोई जाएगा ही, हम तो कहते कि जाएंगे ही, लेकिन आप धारा 44 में कोई रोक ले जाएंगे, जाएंगे और जाते हैं। कई लोग बात करते हैं जाते हैं, उनकी समस्या तो कहां जाएगा? बीपीएससी से गलती अगर हुई है शिक्षा विभाग से तो लोग जाएगा कहां? लेकिन इतना जरूरी है कि कटअफ को लेकर जो मामले हैं उस मामले में निश्चित रूप से बीपीएससी को सोचना चाहिए। और कई ज्यादा रिजल्ट भी नहीं आया, 11 12 का विषय का रिजल्ट नहीं आया है, 1 to 5 का पीआईटी रिजल्ट नहीं आया, तो इन मामलों में थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि नहीं अगर आप निकाले बहाली तो ज्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप कटअफ इतना हाई कर दिया, फिर सप्लीमेंट्री की बात करेंगे तो फिर उस पर आप हाई दबाव में जाएंगे नहीं, वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो ड्रॉप आउट हो गया तो सीट फिर वाले को हम पास कराएंगे। आज तो आंदोलन भी है, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम सारे अभ्यर्थी जो पटना में मौजूद हो गए हैं या पटना पहुंचने वाले हैं सब गर्दनीबाग धरनास्थल पर मौजूद हो जाएंगे और 10 साढ़े 10 तक सभी लोग आ जाएंगे और 11 बजे से हम लोग का राज्यव्यापी आंदोलन पटना के गर्दनीबाग ऐतिहासिक धरनास्थल शुरू होगा। और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो वादा खिलाफी हुआ बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कि आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट को बाहर करेंगे, जो फर्जी बात करके उनको बाहर करेंगे, तो डाटा अभी भी कहा जाए तो 93-94 हजार लोगों को ही नियुक्ति दी है, तो फिर अभी भी पद खाली है। अच्छा इल्जाम जो आप लगा रहे हैं कि इस बार भी अगर नियोजित शिक्षक जो है वो बाजी मार रहे हैं तो फिर से खेल में होगा, कुछ होगा झोल
होगा रिजल्ट में? नहीं देखिए, ये सब सुनियोजित तरीके से क्या है, एक राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है, उसको परीक्षा में बैठाना है, पास करेंगे तो नौकरी में है ही ना, उनको क्या राजकर्मी का किसी से दर्जा मिलेगा, कोई विशेष लाभ तो मुझे नहीं लगता होगा, वेतन में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, लेकिन नए लोगों के अवसर कम होंगे, वो नए लोगों को आना चाहिए। आपने वादा किया था 1,20,000 जो भी पद निकाले उसमें नए लोगों को नौकरी मिले, नियोजित वाले को बैठा रहे हैं, 2 साल नीति समाप्त हो गई, अभी भी क्लियर मामला नहीं चल रहा है, क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहाली में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है बीपीएससी की तरफ से, उस बहाली में थोड़े से परिवर्तन आपको करने की जरूरत थी, लेकिन कटअप इतना हाई चला गया और कटअप को लेकर काफी हाई मचा हुआ है। इसी बात का हंगामा आपको याद है कि नहीं कि जब बात डीवी की आती है तो सारे लोग माथा पीटते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या होगा। और पिछली बार डीवी अतुल प्रसाद कर रहे थे और इस बार डीवी है के पाठक। हाँ, तो ये इस बात के लिए लड़ाई झगड़ा दोनों अधिकारी में हुआ था, के पाठक बोलते थे कि डीवी हम कराएंगे, अतुल प्रसाद जी बोलेंगे हम कराएंगे। ठीक से हो पाएगा ना के पाठक जी से डीवी? क्योंकि पिछली बार बहुत हंगामे हुए थे। नहीं, मुझे लगता है कि अगर बीपीएससी अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करती है अपने स्तर से तो बेहतर होता है। के पाठक पर भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो तो कर लिया ना काम ना। सीटेट फेल वाले को आपने ज्वाइन कराया, एसटीटी का डिग्री उनके पास ज्वाइन कराया, बीसीए एमसीए एमटेक कई सर्टिफिकेट। पिछली बार तो अतुल प्रसाद ने कराया था डीवी। नहीं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, सिर्फ डॉक्यूमेंट को अपलोड कराया था। जो वाटर मार्क है जिसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है वो जिला स्तर पर हुआ, वो शिक्षा विभाग का काम था। इसी दोनों के झगड़े के बाद मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला हुआ कि शिक्षा विभाग का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे, डॉक्यूमेंट सिर्फ अपलोड कराया गया था। अतुल प्रसाद सब चीज नहीं, अतुल प्रसाद सब कुछ नहीं करे, लेकिन बीपीएससी कराए तो बेहतर होता है। ये मेरा निर्णय नहीं है, राज्य सरकार फैसला करेगी, लेकिन इतना जरूर है कोई भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे, चाहे शिक्षा विभाग चाहे बीपीएससी, सही तरीके से करे, ठोक बजा के करे। क्या मैं ठोक बजा के मतलब कि शिक्षा सीटेट फेल वाले को आपने नियुक्ति दिया ना, स्टेट की डिग्री ने उसको नियुक्ति दिया, फिर फिर इल्जाम लगाने की जो योग्य नहीं थे उन्हीं को नियुक्ति दे दी। अरे हम क्या फिर हम क्या इल्जाम लगाएंगे? अभ्यर्थी खुद सामने आए थे प्रेस के, मुकेश झारखंड के हैं, वो आए थे, पूजा करिश्मा कई अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थी सामने आए थे, तो प्रेस के माध्यम से जो चीज क्लियर आपके मन में सवाल है वो सवाल अभ्यर्थी नहीं करेंगे। क्या बीपीएससी घेराव नहीं करेंगे? तो रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोकने वाला है, आंदोलन होगा, बीपीएससी गेट के पास होगा। आपने अगर गलत किया है, कटअप को लेकर कोई मामले अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आपने भाषा के पेपर के जो है समाप्त करके जीरो कर दी गई है, तो फिर क्या शिक्षक बहाली के नाम पर कोई लोग हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, फिर जाता है, फिर आपको शिक्षक बनाएंगे। कटअप को लेकर कई चीजें हैं, वो जो बोलते हैं ना कि कई मामले में हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप सीधे सीधे जानिए कि बीपीएससी चेयरमैन साहब इनको लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, वही सर्वविदित है। इतना जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपने वादा किया, आपने छात्रों के साथ छल और प्रपंच रचा, उसी के लिए आज राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी और ये चक्का जाम से भी होगा। आज से लेकर आप आंदोलन पुतला दहन भी कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? पुतला दहन होगा, शिक्षा मंत्री का घेराव करने की बात अगर कर रहे हैं अभ्यर्थी तो वो होगा। अब देखिए क्या होगा, किसका घेराव होगा, यही सबके दिमाग में। हाँ, किसका घेराव होगा, लेकिन इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जितने विभाग और जो शामिल हैं सरकार के अंग कह सकते हैं, उनका आज पुतला दहन घेराव होगा और आज से शुरुआत है। ये शुरुआत है, अंत नहीं है, अब से शुरुआत होगा। आप समझ 25 तारीख है, डीवी की बात तो शुरू हो ही जाएगी। हाँ, नहीं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं अपने स्तर से, लेकिन 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, वो सप्लीमेंट्री जाना चाहिए। अगर अंत में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती या अवहेलना करती है तो अंतिम रूप में हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट की भी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे डॉक्यूमेंट। अब किसी का एज समाप्त हो गया हो, अब अगली परीक्षा में सेकंड फेज नहीं बैठे, वो कहां जाएंगे? वो कटअप पर है, डेट ऑफ बर्थ के कारण वो छूट गए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके घर में मातम फैला हुआ है, वो रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं कि हम अब मेरे साथ क्या होगा? क्या कोई विकल्प नहीं बचा है? और बातों को आप बदला रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके और जो चीज सामने आया आपका लिस्ट उसमें भी आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में जाएगा, तीसरे फेज की बारी में जाएगा। चाहते हैं हमेशा आवाज उठाते लोग चाहते क्या? देखिए, न्याय सरकार की तरफ से हो, पहल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि नियुक्ति हो और सही ढंग से हो तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सही ढंग से कराती अगर तो आज ये नौबत नहीं, छात्र सड़क पर नहीं उतरते। निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन गलत हुआ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल जायज मांगे। इन सब मांगों को लेकर आज आंदोलन की तैयारी है और मुख्यमंत्री अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहां पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें आप शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को